हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस और विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसमें हम लोग बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें जो इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है, देखिएगा। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, which of the following condition is necessary? Which of the following condition is which of the following condition is necessary for a system to be equilibrium? पूछ रहा है कि कौन से कंडीशन जो इनमें से कौन से कंडीशन जो इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। तो आप लोग को हम बताए होंगे कि रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के बराबर में क्या हो जाए, रिएक्टेंट के इक्वल में हो जाए प्रोडक्ट। सर ये रिएक्टेंट के बराबर में क्या हो जाए, दोनों को कंसंट्रेशन अगर सेम रही, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, अगर दोनों बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। या फिर आप समझिए ये डबल एरो है, इस डबल एरो को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। समझिएगा, ये रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट से वापस किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में। तो इस डबल एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो यहां समझिए एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं किसी कंटेनर के अंदर में मान लीजिए पानी है आपके पास, कितना 200 मिलीलीटर पानी है, ठीक है। अब 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसमें पानी को डिसॉल्व कर रहे हैं, जितना स्पीड से पानी को डाल रहे हैं ठीक उतना ही स्पीड से अगर पानी निकलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि पानी का लेयर बढ़ रहा है कि पानी का लेयर घट रहा है। तो इस कंडीशन को भी हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये नहीं होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, ये हो सकता रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को भी इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, ठीक। बी नंबर भी ठीक बोल रहा है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये आपका सही है। बी भी सही बोल सकते हैं, सी भी सही है, लेकिन एक्चुअली में राइट जो हो जाएगा सी नंबर। क्यों? क्योंकि बोल रहा है रेट, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। यानी 1 का सीधा राइट आंसर, 1 का क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc जो होता है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर पे तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। वो इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो 2 का डी इधर राइट आंसर, 2 का डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखिए, फॉर द रिएक्शन N2 जो है कौन सा फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, +3H2, अभी ये भी कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म में। अभी इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है और यहाँ 2NH3 ये अमोनिया का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। अब यहां से हो रहा है क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp और Kc के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको Kc बराबर, देखिए पहले Kp और Kc के बीच में रिलेशन, तो यहां हो जाएगा Kp बराबर क्या है, KcRT, ये नहीं होगा। यहां देखिए प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है कितना है, 2। आपको पता है अप्लाई, अगर आप लोमा करते हैं, याद करिए अप्लाइंग लोमा, तो लोमा के थ्रू से ही ना, अप्लाइंग लोमा, लोमा का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के एक्सप्लेन किया था, काटो गुलबर्ग एंड पीटर वाजे, कब, 1864 ईस्वी में इसको एक्सप्लेन किया गया था। अब इसी के बारे में लोमा का जो फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट के जगह में NH3 है, NH3 का पावर में 2, तो ये 2 ये यहां हो जाएगा,
ये Kp बराबर KCRT का -2, ये हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं 3 का बी द राइट आंसर। 4 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एडिंग अ कैटलिस्ट टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल, मतलब बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करते हैं किसी भी सिस्टम में तो इक्विलिब्रियम क्या एस्टैब्लिश करता है, तो क्या शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट, ये नहीं होगा, कैटलिस्ट में नहीं होता, ये टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद होता है। अगर आप टेम्परेचर को ऐड करते हैं तब ये शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट बोल सकते हैं हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी डी द राइट आंसर। इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम का कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, किसमें, ली चैटलियर में, किसका, कैटलिस्ट का। यानी आप 4 का क्या बोल सकते हैं, डी, 4 का डी द राइट आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द रिएक्शन 2SO3 प्लस O2, राइट लेफ्ट थ्रेपन्स, ये इसका रिएक्शन देखिएगा अभी, 2SO2 प्लस O2 एरो करके क्या बन रहेगा, 2SO3 प्लस हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो इसमें से कौन सा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ SO2, एडिंग अन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका, इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग इन प्रेशर, इंक्रीजिंग इन प्रेशर, 5 का बी द राइट आंसर। और ये देखिए धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में अगर आप BSc या फिर MSc ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7250617028। और ये आपको आना कहाँ है ऑफलाइन बैच के लिए, तो न्यू बरगंडा बोल सकते हैं, बरगंडा नियर दुर्गा मंडप, या फिर BSM स्कूल के जस्ट बगल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, if the reaction quotient is greater than the equilibrium constant K, the reaction will proceed in the forward direction, proceed in the backward direction, remains at equilibrium, stop। यहां बोल रहा है अगर रिएक्शन क्वाटेंट इज ग्रेटर देन, रिएक्शन क्वाटेंट जो होगा ज्यादा होगा किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तब क्या होता है, तब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो वो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। 6 का बी द राइट आंसर, 6 का बी द राइट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस एसिड, इनमें से कौन सा लिविस एसिड है, ये आपका लिविस बेस है, ये लिविस बेस और लिविस एसिड दोनों है, इसको एम्फोटेरिक इन नेचर बोल सकते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक इन नेचर, समझिएगा। लेकिन ये है आपके पास लिविस क्या है, एसिड, लिविस एसिड, और ये भी आपका होगा लिविस बेस, यानी 7 का सी द राइट आंसर, 7 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, द pH ऑफ अ 10⁻³ मोलैरिटी MHCl सॉल्यूशन। याद करिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे 10⁻² या फिर 10⁻, या फिर ऐसे करके भी लिखा रहेगा 10⁻⁴ या 10⁻⁶, 10⁻⁷, या फिर कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा 1 × 10⁻⁻3, 1 × 10⁻⁻⁴, 1 × 10⁻�6, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे जब भी, तब आपका जो माइनस में होगा, जो पावर में होगा वही प्लस में लिखिएगा। यहाँ -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा pH का वैल्यू। वैसे हम इसको निकालेंगे कैसे, तो आप लोग को एक फॉर्मूला के थ्रू से हम दिखाना चाह रहे हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसको हम बता रहे हैं, देखिए इसको कैसे बताए थे।
जो भी माइनस में 10 का पावर माइनस में जो भी माइनस में रहेगा वो प्लस में आपका आंसर आएगा। लेकिन अब इसको बनाना कैसे, HCl है तो HCl को तोड़ोगे बाबू H प्लस में टूटेगा Cl माइनस में। अब H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है सर, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है 10 का पावर माइनस 3 m। अब आपको पता है pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। ये तो सर देखिएगा माइनस लॉग और H प्लस के जगह कितना है 10 का पावर माइनस 3। अब आपको पता है log a टू दी पावर x, एक फॉर्मूला पढ़े थे आप कि सर log a टू दी पावर x, तो यानी x log a होता है, ये होता है ना, ये फॉर्मूला पढ़े थे। जो पावर पे है उसको बाहर बाहर लिखिए पहले, माइनस माइनस प्लस 3 log 10 ये चीज। अब 3 का 3 log 10 का वैल्यू होता है 1, यानी कितना आंसर 3। आप देखिए 3 8 का ए इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, ए बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बफर सॉल्यूशन क्या होता है पहले समझिए। वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड करने के बाद जिसका पीएच वैल्यू चेंज ना करे, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा भी एसिड या थोड़ा सा बेस को ऐड करने के बाद जिसका पीएच वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट ना करे, उसको कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल सर आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4 होता है। अभी मान लीजिए कि उसमें अगर कोई इंसान है, इंसान का जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, वो इंसान क्या किया है, उसका मान लीजिए कि उसका कहीं नस कट गया, उसका ब्लड को आप चेक किए तो उसका ब्लड का पीएच वैल्यू आया 7.4, और वो इंसान कुछ समय के बाद मान लीजिए कोई एसिडिक चीज पी लिया, नींबू लेमन जूस पी लिया या फिर अल्कोहल ड्रिंक कर लिया, शराब वगैरह, तो वहाँ होता है क्या, जनरली वो होता है अल्कोहल या फिर जो लेमन जूस वो एसिडिक नेचर का होता है, और वो क्या कर रहा है एसिड, थोड़ा सा एसिड मिला लिया अपने में, तो उसका पहले ब्लड का पीएच वैल्यू था 7.4, जिससे एसिडिक वो मिलाया तो क्या इसका ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्या होगा या नहीं, तो नहीं होगा। सर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा सा भी एसिड या थोड़ा सा बेस को ऐड करने के बाद जिसका पीएच वैल्यू क्या करे चेंज ना हो, उसको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बफर सॉल्यूशन में ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन में देखियो प्रिपेयर करने के लिए आप इसको मिक्स करते हैं, किसको, एसिटिक एसिड और किसको, सोडियम एसीटेट को, यानी 9 का बी द राइट आंसर। देखिए द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ AgCl इज एक्सप्रेस्ड, KSP AgCl को, तो AgCl को अगर आप तोड़ते हैं तो Ag प्लस में टूटेगा Cl माइनस में। अगर आप याद करिए अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग क्या करते हैं, अप्लाइंग लोमा, जैसे लोमा को अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए K बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। K बराबर प्रोडक्ट के जगह में क्या है Ag प्लस का कंसंट्रेशन और डॉट Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन AgCl का कंसंट्रेशन। तो AgCl का कंसंट्रेशन ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा K गुना AgCl का कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा Ag प्लस डॉट Cl माइनस, यानी देखिए ये आपका मिल रहा है 10 का A इज द राइट आंसर। Which of the following is the strongest conjugate base, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस है, तो आपका ये है सी इज द राइट आंसर। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देगा कि NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, H प्लस को ऐड करते हैं, H प्लस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो बाबू हो जाएगा NH4 प्लस, ये क्या निकाल दिया कंजुगेट एसिड। लेकिन अगर यही NH3 का बोल देंगे कि सर कंजुगेट बेस बताइए, तो कंजुगेट बेस को निकालने के लिए यहां से H प्लस को क्या करते हैं घटा देंगे, तो यहां हो जाएगा NH2 माइनस, यहां से क्या होगा NH2
माइनस। ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को निकालने के लिए बताए थे आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजुगेट एसिड को निकालने के लिए क्या करते हैं, H+ को ऐड करते हैं, और कंजुगेट बेस को निकालने के लिए H+ को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये चीज। तो ये आपका 11 का सी इज द राइट आंसर। For the dissociation of weak acid, for the dissociation of weak acid, Ha को माने हैं क्या, वीक एसिड माने हैं, वीक एसिड। अगर कहीं यहां लिखा रहता BOH सर, तो इसको बोल देते हैं वीक बेस, इसको क्या बोलते हैं, वीक बेस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ Ha, तो Ha को वीक एसिड। ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के अनुसार दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ha का अगर वैल्यू आप निकालते हैं अल्फा बराबर, तो रूट अंडर KC अपॉन K अपॉन, एक सेकेंड, ठीक है, ये रूट अंडर K अपॉन ये C, ये आपका फॉर्मूला आता है। रूट अल्फा बराबर रूट अंडर K अपॉन C। K को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और C को कहा जाता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और C का कंसंट्रेशन, तो ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इज द राइट आंसर, 12 का बी इज द राइट आंसर। ये देखिए विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स कहाँ है, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जमुआ थाना के जस्ट पीछे में है, हरला रोड कहा जाता है इसको। और ये विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स 2020 से लगातार अब यहाँ जमुआ में समझिए सेवा देने का काम कर रहा है। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे pH वाटर का जो वैल्यू होगा, वाटर का pH वैल्यू जो होता है, तो आप लोग को हम बताए थे एक ऐसे करके समझिएगा। ये आपके पास है न्यूट्रल, ये क्या है न्यूट्रल, और ये क्या है बेस, और ये क्या है एसिड। तो यहां समझिए 0 से 7 के बीच में रहता तो इसको एसिड, और 7 से 14 के बीच में रहता तो क्या बोलते हैं, बेस। अब यहाँ बोल रहे हैं वाटर, तो ये न्यूट्रल जो होता है सर, ये वाटर ही होता है। ये क्या होता है, वाटर। तो वाटर का pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। ये आप लोग को हम बताए थे। और 7 से कम रहा तो ये एसिडिक मीडियम में बोलेंगे, और 7 भी रहा तो इसको कौन सा मीडियम बोल सकते हैं, न्यूट्रल। और अगर pH वैल्यू अगर 8 या 9 रहे तो उसको बोलेंगे बेस, यानी बेसिक मीडियम। तो 13 का डी इज द राइट आंसर। इफ द टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, मतलब बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, वाटर का जो वाटर में जो प्योर वाटर में अगर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट्स pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर प्योर वाटर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका pH वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी 14 का बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपका ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और अगर एसिडिक का अगर पूछ देता तब, तो एसिडिक का अगर पूछ देता तो सर एग्जाम्पल ये हो जाता CH3COO Na प्लस CH3COOH, ये हो जाता आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। ये किसका है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, यानी 15 का बी द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ KW को क्या कहा जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 298 केल्विन,
298 केल्विन पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो वैल्यू होता है वो 1 × 10⁻⁻14 होता है। यानी आप बोल सकते हैं 16 का बी इज द राइट आंसर। 16 का बी इज द राइट आंसर। 16 का बी नंबर। देखिए एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहां अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए। ओ ये Cl यहां। एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू ammonium hydroxide solution causes a decreases in the concentration of OH minus ion. This is due to common ion effect. ये जो होता है ये किसके कारण होता है? कॉमन आयन इफेक्ट के कारण होता है। अब क्या बोल रहे हैं एडिशन, अगर अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करता है। और ये जो कारण होता है किसके कारण से होता है? कॉमन आयन इफेक्ट के कारण से होता है। यानी 17 का बी इज द राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फॉर ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट A2B द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी A2B है, इसको अगर आप तोड़ोगे भाई तो 2A प्लस में और B क्या माइनस में, तो ये हो जाएगा 2S और ये S और ये हो जाएगा SP। अगर आपको पता है कि अप्लाई करते हैं क्या, अप्लाइंग लोमा, आप लोमा को अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका रिलेशनशिप क्या निकल जाएगा। तो के बराबर आपको पता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन क्या होता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो देखो के बराबर क्या लिखोगे? के बराबर लिखोगे बाबू देखो 2S, 2S और जो 2 दिख रहा है वो पावर पे लिखोगे डॉट S और इसके जगह में 2 रिएक्टेंट के जगह में क्या लिखोगे? SP। तो यहां हो जाएगा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? KSP बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4S स्क्वायर और S 4S क्यूब। तो ये कहीं है क्या? देख लीजिए, देखिए बी नंबर। 18 का बी द राइट आंसर। 18 का बी द राइट आंसर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सॉल्ट विल अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस गिविंग ए बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन जो मिलता है वो कौन सा एनायनिक सॉल्यूशन से मिलता है? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस से। तो ये सोडियम एसीटेट से, इसको कहा जाता है सोडियम एसीटेट से। ये 19 का सी द राइट आंसर। चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।